नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे हमारी समृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र में काम कर रही महिला किसानों के बारे में। जानेंगे कि किस तरह से ये महिला किसान न सिर्फ खेती और पशुपालन में हाथ बटाती हैं, बल्कि इनसे मिलने वाले उत्पादों की मार्केटिंग में भी अहम भूमिका निभाते हुए आत्मनिर्भर बन रही है और अपने परिवार के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रही हैं। महिलाओं की कृषि के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हर साल 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाने का फैसला किया। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में उठाए जा रहे कदम के कारण महिला किसान लगातार सशक्त हो रही हैं। तो आज इन्हीं महिला किसानों को केंद्र में रखकर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कार्यक्रम कृषि विशेष में सशक्त महिला किसान। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के अनुसार भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान करीब 32% है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई विशेष पहचान नहीं मिल पाई है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड और NLAIR के 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में एग्रीकल्चर लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी 42% से अधिक है, लेकिन 2% से भी कम महिलाओं के पास खेत का मालिकाना हक है। भारतीय महिलाएं पुरुषों के साथ खेती में हाथ बटाती हैं। इसमें खेत को खेती के लिए तैयार करना, बीज बोना और फसल काटना शामिल है। खेती के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2016 में ही हर वर्ष 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाने का फैसला किया। 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देश में महिला सहकारिता को मजबूत बनाया जा रहा है, क्योंकि महिला सहकारिता में सफलता की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। महिला सहकारिता से अधिक महिलाओं को लाभ होगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अपनी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 30% फंड महिला किसानों के लिए रखता है, जिससे महिला किसानों को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। देश में काम कर रहे 668 कृषि विज्ञान केंद्रों में एक महिला वैज्ञानिक की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। महिला किसान दिवस घोषित किए जाने के बाद अकेले वर्ष 2016 और 17 में करीब 3.1 लाख कृषिरत महिलाओं को देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों के दौरान प्रशिक्षण दिया गया, जिससे महिला किसान और सुदृढ़ हो रही हैं। कृषिरत महिलाओं की कृषि विज्ञान केंद्रों के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे अग्रपंक्ति प्रदर्शन और कृषि प्रसार के विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। कृषिरत महिलाओं को अधिक सक्रिय बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जेंडर नॉलेज पोर्टल विकसित किया है, जिसमें किसान महिलाओं से संबंधित सूचना और आंकड़े दर्शाए गए हैं। इसके अलावा महिलाएं समृद्ध मत्स्य की क्रियाकलापों जैसे मत्स्य बीज एकत्र करना, छोटी मछली पकड़ना, समुद्री अपतरण एकत्र करना, मत्स्य विपणन, मत्स्य प्रसंस्करण और विकास आदि से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं।
मात्स्यिकी क्षेत्र में महिला किसानों की हिस्सेदारी और भागीदारिता को बढ़ाने के लिए महिला किसानों को प्रशिक्षण एवं माइक्रो वित्त सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे महिला किसानों को प्रोत्साहित करके समूहों में संगठित करके उनकी क्षमता को अधिक बढ़ाया जा सके। कृषिरत महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की, जो कृषिरत महिलाओं को सहकारिता के आधार पर काम को तेजी से करने के लिए मदद करता है। केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी का उद्देश्य विशेष रूप से सहकारी संस्थाओं को कृषि उपज के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात तथा आयात इत्यादि के लिए धन उपलब्ध कराता है। एनसीडीसी महिला सहकारिताओं के कार्यक्रमों के लिए 50 लाख रुपए तक एवं उससे ऊपर की परियोजनाओं के लिए क्रमशः 0.50% एवं 0.25% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है। इस वित्तीय मदद से कृषिरत महिलाएं काफी तेजी से विकास कर रही हैं। कृषिरत महिलाओं को आवश्यक परामर्श, मार्गदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1996 में भुवनेश्वर में केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान की स्थापना की थी। विश्व में कृषि से जुड़ी महिलाओं के लिए ये पहला और अकेला संस्थान है। ये संस्थान कृषिरत महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार सक्रिय रहकर उन्हें हर संभव मदद और मार्गदर्शन देता है। दुग्ध क्रांति से तो हम अच्छी तरह से परिचित हैं ही। किस तरह से इसने दुग्ध उत्पादन और सहकारिता के क्षेत्र को नई दिशा दी। श्वेत क्रांति की धारा को आगे ले जाने में महिला किसानों का विशेष योगदान है। आइए जानते हैं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सक्रिय महिला किसानों की विकास यात्रा के बारे में। भारत में डेयरी सहकारिता दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उप क्षेत्र है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ती सहभागिता के कारण ही आज ये कृषि और समृद्ध गतिविधियों से उत्पादन के मूल्य का करीब 17% है। देश में दुग्ध उत्पादन की मौजूदा स्थिति की बात करें तो आज करीब 7 करोड़ ऐसे ग्रामीण किसान परिवार डेयरी से जुड़े हुए हैं, जिनके पास कुल गायों की 80% आबादी है। कामकाज करने वाली 70% महिलाओं का हिस्सा डेयरी व्यवसाय में कार्य कर रहा है। इनमें से अधिकांश महिलाएं सहकारिता को अपनाकर दुग्ध उत्पादन कर देश के आर्थिक विकास में प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। भारतीय महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति पाई जाती है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं कुछ न कुछ करके घर को मजबूत करने में लगी रहती हैं। गांव में आय के बेहतर रास्ते न होने के कारण महिलाएं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में लगी हुई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और DRWA की ओर से 9 राज्यों में किए गए एक शोध के अनुसार पता चलता है कि पशुपालन में महिलाओं की भागीदारी 58% है। इसी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार में पशुपालन के क्षेत्र में 70% महिलाएं लगी हुई हैं। पशुपालन कर दुग्ध उत्पादन में इन महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। सहभागिता को अपनाकर महिलाएं न केवल सशक्त हो रही हैं, बल्कि देश के आर्थिक ढांचे को भी मजबूती प्रदान कर रही हैं। आज के दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए डेयरी आय और रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। बात दुग्ध उत्पादन की करें तो लाखों भारतीय ग्रामीण परिवारों के लिए डेयरी एक सदियों पुरानी परंपरा है। दुग्ध किसी भी अन्य कृषि वस्तु की तुलना में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों को देखें तो देश की 23 राज्यों में कृषि वानिकी और मछली पालन में ग्रामीण महिलाएं कुल उत्पादन में लगी हुई हैं।
दुग्ध उत्पादन में महिलाओं की इसी भूमिका को देखकर आजादी से पहले गुजरात के आणंद में 14 दिसंबर 1946 में दुग्ध उत्पादन के सहकारी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो आज देश का एक विख्यात ब्रांड बन चुका है। महिलाओं की सक्रियता के कारण ही दुग्ध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत का दुग्ध उत्पादन 1950 और 51 में 17 मिलियन टन था, जो ऑपरेशन फ्लड के कारण लगातार बढ़ रही है। दुग्ध क्रांति के कारण ही वर्ष 2003 और 4 में 88.1 मिलियन टन हो गया। वर्ष 2013 और 14 में दूध का उत्पादन करीब 137.7 मिलियन टन रहा, जो वर्ष 2016 और 17 में 163.6 मिलियन टन हो गया। दुग्ध उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका सारा श्रेय इस क्षेत्र में सहकारिता के रूप में जुड़ी महिलाओं को जाता है। महिलाओं के सक्रिय योगदान के कारण ही भारत हर साल दुनिया के दुग्ध उत्पादन में 22% का योगदान देता है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में डेयरी उद्योग 5.6% की दर से बढ़ रहा है। भारत ने वर्ष 2018 में दुनिया में सबसे अधिक 18.61 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज दूध की खपत 480 ग्राम प्रति व्यक्ति है, जिसे पूरा करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। बड़े पैमाने पर दुग्ध उत्पादन करने वाली महिला सहकारी समितियों में आधुनिक मशीनों का उपयोग दूध दुहने से लेकर दुग्ध प्रसंस्करण में किया जा रहा है। ये समितियां दुग्ध उत्पाद जैसे दही, मक्खन, पनीर, छाछ, दूध पाउडर, श्रीखंड, गुलाब जामुन आदि भी बनाकर आर्थिक समृद्धि का पर्याय बन रही हैं। डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती सक्रियता देश के विकास में एक प्रभावी भूमिका निभा रही है। महिला डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन और उनका संकलन कर देश विकास की एक नई परिभाषा लिख रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा डेयरी परियोजना में महिलाओं को बढ़ावा देने के कारण महिला डेयरी सहकारी समितियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2020 और 21 के आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौर में डेयरी उद्योग ज्यादा प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार की नीतियां काफी प्रभावी रहीं। साथ ही इसे देखते हुए देश में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में 1.5 करोड़ दुग्ध डेयरी उत्पादकों और दुग्ध निर्माता कंपनियों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में पशुधन की हिस्सेदारी हर साल बढ़ रही है। ऐसे में महिलाएं डेयरी के क्षेत्र में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती हैं। महिलाओं के लिए समुदाय आधारित प्लानिंग डेयरी क्षेत्र में मददगार साबित हो सकती है। कार्यक्रम कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। संस्थान यूं ही नहीं बनते, ये श्रेष्ठ बनते हैं शिक्षा से, समाधान से, संरक्षण, उपचार और अनुसंधान से। किसानों की समस्या हो या फिर पशुपालन की या फिर कृषि उद्यमी के उद्योग लगाने तक का सफर, आपके हर सफर में आपका हम सफर। देखिए श्रेष्ठ संस्थान हर रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कृषि विशेष में आज आप देख रहे हैं सशक्त महिला किसान।
देश के नवनिर्माण या फिर यूं कहें युवा भारत को और भी मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। बात चाहे मुद्रा योजना की हो, खाद्य प्रसंस्करण की या फिर मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की। आइए जानते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से जुड़कर महिला किसान किस तरह से खुद को मजबूती के साथ स्थापित कर रही हैं और देश की नींव को भी मजबूत बना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की। मुद्रा योजना के अंतर्गत गांव में गरीब परिवारों की नई महिला उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त करना है, जिसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता भी शामिल है। स्वरोजगार के लिए चलाई जा रही मुद्रा लोन योजना के 75% ऋण महिलाओं को दिए जाने का प्रावधान है। मुद्रा लोन योजना की मदद से कृषिरत महिलाएं फूड प्रोसेसिंग के काम को तेजी से अपनाकर देश को विकास के रास्ते पर ले जा रही हैं। इस योजना से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं में आत्मनिर्भरता आई है। वे अपने बच्चों और परिवार के लोगों को सशक्त बना रही हैं, जिससे जुड़कर आज हमारे देश में महिला किसान मिलेट, खाद्य और प्रसंस्करण से जुड़कर विकास पथ पर बढ़ रही हैं। भारत के प्रयासों के चलते यूनाइटेड नेशन के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष यानी मिलेट ईयर घोषित किया है। भारत सरकार ने 2018 को मोटा अनाज के वर्ष के रूप में मनाया था। दुनिया ने सेहत के लिहाज से मोटे अनाजों के महत्व को समझा है, इसलिए किसानों के लिए इसे उगाना ज्यादा फायदेमंद हो गया है। ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी आसानी से उगाते हैं और दाम भी गेहूं से अधिक मिलता है। मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी, मंडुआ, सावा, कोंदो, कुटनी, कंगनी, चीना आदि मोटे अनाज के महत्व को पहचानकर भारत सरकार ने वर्ष 2018 में ये प्रस्ताव दिया था कि 2023 को मिलेट ईयर के रूप में मनाया जाए, ताकि मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके। मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में पोषक अनाजों को शामिल करना और कई राज्यों में कदम मिशन की स्थापना करना शामिल है। साथ ही साथ बात करें अगर खाद्य प्रसंस्करण की, तो खाद्य प्रसंस्करण एक प्रकार का विनिर्माण है, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कच्चे माल को मध्यवर्ती खाद्य पदार्थों या खाद्य वस्तुओं में संसाधित किया जाता है। वर्तमान में भारत अपने कृषि उत्पादन का करीब 10% से कम ही प्रसंस्करण कर रहा है। प्रसंस्करण के मामले में लगभग 2% फल और सब्जियां, 8% समुद्री उत्पाद, 35% दूध और 6% मुर्गी पालन शामिल है। केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मेगा फूड पार्क विकसित कर इस दिशा में विकास करने का संकल्प लिया है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महिला किसान काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मेरा नाम श्वेता बदानी है और यहाँ पे जो युवा हिमालय फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में जैसे कि आपने बताया सिस्टर ने, अचारों के बारे में आपको बताऊँ। यहाँ पे टमाटर की चटनी, सेब की चटनी, बुरांस का जूस, आंवले का जूस और क्या बोलते माल्टे का जूस, नींबू का जूस
इसके अलावा जो लोकल स्तर पे जितने भी प्रकार के फल हैं जिनका जूस बनाया जा सकता है, उसके जूस ये लोग बना रहे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र में। मैं तो ये कहूँगी कि जैसे आप आए, आपने बताया कि देखा कि कचनार का कोई पहले अचार नहीं बनाता था। आपने कचनार का जो फल तो नहीं कहूँगी मैं, कली है, उसका आपने अचार बनाया। आपने एक तिमला जो कि बेडू जो मोदी जी कहते हैं ना अपने उसमें कि बेडू, उसी कुल का है, मतलब एक फल जिसको कि मतलब यहाँ लोकल भाषा में हम उस तिमला कहते हैं, उसका भी आपने बनाया। और स्थानीय स्तर पे जो गांव में हमारे ग्रुप हैं बने हुए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उन ग्रुप की महिलाएं उसको कलेक्ट कर रही हैं और यहाँ पे बेच रही हैं, उससे उनकी इनकम जनरेट हो रही है। जो जिसको कि मतलब वो हजारों क्विंटल जंगल में ऐसे ही ख़त्म हो रहा था, मतलब उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं। आज ये है कि लोग पूछने आ रहे हैं कि आप कितना ले रहे हैं उनको, क्योंकि कुछ पैसा मिल रहा है जो वेस्ट हो रहा था, जैसे तिमला है, कचनार है, इसके अलावा ब्रांस को कौन पूछ रहा है यहाँ, ये बहुत होता है यहाँ, लेकिन आज लोग ला रहे हैं, उसका यहाँ यूटिलाइजेशन हो रहा और उसका तो मैं तो कहूँगी डबल फायदा है। एक तो वो महिलाएं खुद भी खा रही हैं, उनका पोषण हो रहा, दूसरे जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनता है, उसको भी एक शुद्ध वातावरण, पौष्टिक चीजें हमारी उसको प्राप्त हो रही हैं। केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% विदेशी निवेश की मंजूरी दी है। मेगा फूड पार्क के साथ साथ एमएफपी में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में निवेश के लिए किफायती ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के साथ 2000 करोड़ रुपए का विशेष खाद्य प्रसंस्करण कोष बनाया गया है, जिससे इसका विकास तेजी से हो रहा है। महिला किसानों की भागीदारी इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ आज के कृषि विशेष में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, बात करेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। किधर को जाते ही तंदाना, क्यों पास न आते ही तंदाना, जा मारिए बाता तंदाना, दिल तोड़िए खाका तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले नहीं, हम खाली हैं तो क्या तू इधर ही बैठ, मैं यूं गया और यूं आया।